हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक और पॉलिटी के पीवाईक्यू सीरीज़ की एक वीडियो जिसमें हम 2012 में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने 1995 से लेकर 2011 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी पीवाईक्यू प्रिपरेशन के लिए अंदर या प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start with the series of 2012 questions. Question number 1 says, regarding the office of Lok Sabha Speaker, consider the following statement. लोक सभा स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या लोकसभा स्पीकर अपना ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर रखता है? Let's see. Second statement says that he or she need not to be the member of the house at the time of his or her election, but has to become a member of the house within 6 months from the date of his or her election. राइट अब ये देखते हैं कि उसको मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है, बट 6 महीने के अंदर उसके पास मेंबरशिप आ जानी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट सेज इफ ही और शी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज और रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डिप्यूटी स्पीकर। राइट, देखो पहला स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है गलत। लोकसभा स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर फंक्शन नहीं करता। वो एक लोकसभा मेंबर होता है जिसे जो लोकसभा जितने भी बाकी मेंबर्स होते हैं वो खुद इलेक्ट करते हैं, और जो उसका रिमूवल है वो भी लोकसभा के अंदर ही किया जाता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। राइट, स्पेशल मेजोरिटी इन द सेंस नॉट द स्पेशल मेजोरिटी एज सच, ये इफेक्टिव मेजोरिटी की बोल सकते हो आप इसे। दिस इज इफेक्टिव मेजोरिटी, जो आपको मेजोरिटी लगती है स्पीकर को रिमूव करने में, दैट इज more than half of total strength minus vacant seats, that is more than half of effective strength, जिसे हम इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं, उससे रिमूव किया जाता है। तो आसान भाषा में प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर ये काम करता हुआ नहीं दिखता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया है गलत। दूसरा स्टेटमेंट कि यार वो मेंबर ना भी हो और 6 महीने में बन जाए तो भी चलेगा, नहीं, ये बात मिनिस्टर्स के ऊपर लागू होती है, स्पीकर के ऊपर लागू नहीं होती। स्पीकर को लोकसभा मेंबर होना ही पड़ेगा अगर उसे स्पीकर की पोजीशन पर बैठना है तो। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट कि अगर उसे रिज़ाइन करना है तो वो रिज़ाइन एड्रेस होगा डिप्यूटी स्पीकर के लिए। ये बात एकदम सही है। जब भी स्पीकर को रिज़ाइन करना होता है तो वो एक लेटर लिखता है अपने रेजिग्नेशन का, एड्रेस टू डिप्यूटी स्पीकर। तो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट जो है दैट्स द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है फर्स्ट का बी, थर्ड ओनली। राइट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है गलत है, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर फंक्शन नहीं करता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो हैं वो आपस में से ही चुनते हैं उन्हें, और वो तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक मेंबर ऑफ लोकसभा चाहें, या फिर जब तक लोकसभा चल रही है या फिर नई लोकसभा नहीं आ जाती, या फिर उन्हें एक रिजोल्यूशन के थ्रू जो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया जाता है उनसे रिमूव कर दिया जाए लोकसभा से। तो इवेंचुअली हमारा जो क्वेश्चन था कि इस प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर काम करता है, नहीं, प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर फंक्शन करता हुआ नहीं दिखता। दूसरी चीज़, मेंबर ऑफ लोकसभा होना ज़रूरी है जिस टाइम पे स्पीकर बनना है। तो 6 महीने वाला लॉजिक मिनिस्टर्स के लिए काम करता है, यहाँ काम नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर के पास ही जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ये यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ रैंडम स्टेटमेंट दे रखे हैं रिलेटेड टू आवर इंडियन पॉलिटी, आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है या कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट, यूटीज़ आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर यूटीज़ का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना सीईसी की जिम्मेदारी है या उसके पावर के अंदर आता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। सी, यूटीज़ आर रिप्रेजेंटेड। दिल्ली एंड पुडुचेरी की यूटी में की रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा में भी देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़, जब इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, पहला भी गलत हो जाता है। दूसरा ये बोल रहे हैं जब मैं बोलता हूँ पार्लियामेंट तो मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा एंड राज्यसभा की ओनली। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 79 हमारा बोलता है कि जब मैं पार्लियामेंट बोलता हूं तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। तो बाय दैट लॉजिक इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आपको सही देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन। तो सेकंड का आंसर हमारे पास आ जा रहा है डी के इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपको सही देखने को नहीं मिल रहा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी कर दिया है, और ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यू कैन रीड इट वंस। Moving on to question number 3, in the Parliament of India, the purpose of adjournment motion is। तो adjournment motion लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर,
वो क्यों लाया जाता है, उसका क्या मोटिव होता है, उसका क्या पर्पस होता है, दैट्स द क्वेश्चन। आपके सामने 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट हैं, आपको पहचानना है कौन सी चीज़ इसमें से एडजमेंट मोशन को बेस्ट तरीके से बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है या डिफाइन कर रही है। सबसे पहला, टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। दूसरा, टू लेट अपोजिशन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स मेंबर्स फ्रॉम to collect information from the ministers and members, to allow a reduction of specific amount in demand and grant, to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior of the part of the some member। देखो ये प्रिविलेज मोशन की बात हो गई, ये कट मोशन की बात हो गई, ये बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कि ये सेंस्योर मोशन की तरफ देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मुझे, या फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन की तरफ भी देख सकते हो आप इसे। ये डेफिनेटली आपको एडजमेंट मोशन की बात करता हुआ दिखता है। जब भी किसी मुझे अर्जेंट पब्लिक मैटर पे डिस्कशन करना होता है तो 50 लोगों के रिजोल्यूशन के साथ मैं स्पीकर से परमिशन लेता हूं कि मेरे को एडजमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करने दीजिए, जिससे इस पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन किया जा सके। तो थर्ड का आंसर हमारे पास आ जाता है ए, टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब देखो, आपको इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि एडजमेंट मोशन केवल उन्हीं मैटर्स के लिए लिखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है जो ऑलरेडी उस सेशन के अंदर डिस्कस नहीं किए गए हैं। अगर कोई मैटर एडजुडिकेशन के अंदर है, किसी कोर्ट के अंदर है, तो उसके ऊपर भी आप वो डिस्कशन नहीं कर सकते। तो आसान भाषा में है तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस देखने को मिल रही है। ये एक तरीका है जिससे मेंबर्स इश्यूज रेज कर सकते हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। साथ के साथ ये इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है जैसे जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन्हें हॉल्ट किया जा सके और जो ज़रूरी मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कन्फर्ड टू दी राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के पास आपको कौन कौन सी स्पेशल पावर्स देखने को मिल रही हैं। पहला, टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, डेफिनेटली नॉट, ये पावर केवल स्पेसिफिकली राज्यसभा के पास नहीं है। टू पास द रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ये बात एकदम ठीक है। ये बात कर रहा है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 की। ये स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के पास, तो हमें बाकी दोनों स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास फोर्थ का जो सही स्टेटमेंट निकल के आता है वो सेकंड स्टेटमेंट है। आर्टिकल 249 के अंदर राज्यसभा जो है वो किसी भी स्टेट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है और उस रिजोल्यूशन को पास करना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी बाई मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दूसरा 312 ये पावर प्रोवाइड कराता है राज्यसभा को टू कंस्टिट्यूट ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं? IAS, IPS एंड इवेंचुअली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। बाकी सारी सर्विसेज आपको सेंट्रल सर्विसेज में आती हुई दिखती हैं और ये 312 के अंदर ही इन्हें बनाया गया है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर फोर्थ का हो जाता है बी, दैट इज टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। सॉरी, ये आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जा रहे हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आर्टिकल 312 एंड आर्टिकल 249, और उसमें आपको यहाँ 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी लगती है। स्टेट लिस्ट के ऊपर इसमें आप राज्यसभा को लॉ बनाते हुए देख सकते हैं थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ। इन तीनों बिल्स में से कौन से बिल के लिए, किस बिल के लिए आप जॉइंट सिटिंग देख सकते हो? मतलब आर्टिकल 108 आपको कौन से बिल के लिए यूज होता हुआ दिखता है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? देखो, मनी बिल में टोटल पावर लोकसभा के पास है, राज्यसभा की पावर जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए जॉइंट सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को आपको सेपरेटली पास करना पड़ेगा, राज्यसभा को अलग, लोकसभा को अलग, थ्रू अ स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, दैट इज टू मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ये दोनों हाउसेस को अलग अलग करना पड़ेगा, इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन हमें केवल देखने को मिलता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के अंदर। बाय दैट लॉजिक सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। फिफ्थ का आंसर हो जाता है ए, दैट इज ओनली इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन आप आर्टिकल 108 को यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल आपको पास होते हुए दिखते हैं और क्यों उसमें जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 131। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, कि इन केसेस को केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। तो ये ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव वाला पर्सपेक्टिव जो आपको देखने को मिल रहा है ये आर्टिकल 131 के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए मेंशन दिख जाता है। अब हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से मैटर्स हैं जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आपको आते हुए दिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स,
Second says a dispute regarding elections to either house of the parliament or that of legislature of state. Third statement says that the dispute between the government of India and the union territory. And the fourth statement says the dispute between two or more states. See, इसमें से अगर मैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देखा जाए तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, जब एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में लड़ाई होती है, दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनको सॉल्व करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, उसे भी हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर लेते हैं, अंडर आर्टिकल 131। लेकिन जो सेकंड और थर्ड वाले स्टेटमेंट हैं, ये आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बाय दैट लॉजिक 1 and 4 जो आपको देखने को मिल रहा है, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो 6 का जो आंसर हमारे सामने निकल के आ रहा है, दैट इज सी 1 and 4। मैटर्स कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक और 1 और मोर स्टेट्स में लड़ाई हो जाए, 2 और मोर स्टेट्स में लड़ाई हो जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन जहां आपको लीगल राइट्स का एंगल देखने को मिल रहा है, वहां भी आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब एक्सक्लूसिव होता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और इन डिस्प्यूट्स को नहीं सुन सकता या फिर बेसिकली एंटरटेन नहीं कर सकता। हमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता हुआ देखा था? अभी रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2019 में, उसको लेके स्टेट ऑफ केरला ने आर्टिकल 131 का यूज़ किया। सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी सारी डिस्प्यूट्स हुई हैं जिसके अंदर आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यूज़ होता हुआ दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1963, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1977। ये सारी वो डिस्प्यूट्स हैं जिन्हें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर डाला जा सकता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ ऑटोनॉमी और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को मेक श्योर करते हैं, सेफगार्ड करते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते टाइम प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। देखो, 3 जज केस हुए हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड जज केस एंड थर्ड जज केस। फोर्थ जज केस भी मान लेते हैं हम, एनजेसी वाला, राइट। तो इसमें क्या बोला गया कि नहीं यार, ये कंसल्टेशन जो है ये कंसल्टेशन ही है, इसमें मानो मत मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेकंड जज केस में बोल दिया गया कंसल्टेशन इज कंकरेंस, मतलब जो आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है, प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन दे रहा है, वो उसे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात, और ये कहीं काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी को सेफगार्ड भी करता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं, दे कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली? नहीं, they are not removed by chief justice of India, they are removed by the process of impeachment, right? या फिर हम रिमूवल बोल देते हैं। इम्पीचमेंट टर्म केवल प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है टेक्निकली, लेकिन इनका आपको पता है रिमूवल प्रोसेस चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज का एक प्रॉपर है। चीफ जस्टिस उन्हें खाली रिमूव नहीं कर सकता सोमोटो बेसिस पे। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। मतलब जो सैलरीज ऑफ द जजेस हैं वो चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर है, जिसके लिए वोट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब डिस्क्रिशन जो है जो लेजिस्लेचर का वो खत्म कर देते हैं सैलरी से। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, इससे भी आप सेफगार्ड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी को। दूसरी जो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, वो बोल रहा है ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर डन बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 146 बोलता है कि पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपने स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट कर सकता है, ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको गलत देखने को मिल रहा है। तो 7th का हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है 1 and 3 ओनली, दैट इज ए ऑप्शन। तो हमें सुप्रीम इस वाले 7th क्वेश्चन, दिस वाज 7th क्वेश्चन, यस 7th क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल रहा है हमें 1 and 3 ए। ये स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 124(2) के अंदर आपको प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। सेकंड गलत है, क्योंकि जो रिमूवल प्रोसेस है वो 124(4) के अंदर मेंशन दे रखा है, उसमें प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर काम वो नहीं करते, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर भी वो काम नहीं है। पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेगा। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है सैलरी और अलाउंसेस वाला, मैंने आपको बता दिया, चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर अंडर आर्टिकल 125। और स्टेटमेंट 4 भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 146 के अंदर ये काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, गवर्नमेंट नहीं करती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन। एक क्वेश्चन आया है डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। इसमें देखना है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है उसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशंस आर लेड बिफोर द लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशंस इन द ऑर्डर्स। जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लोकसभा या किसी भी विधानसभा के सामने लाया जाता है तो उसके अंदर वो मेंबर्स जो हैं लोकसभा और विधानसभा के, वो चेंजेस नहीं कर सकते।
देखो पहला स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन को किसी भी तरीके से किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर लोकसभा और विधानसभा चेंजेस नहीं ला सकती, दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशंस। तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है वो सी, एट्थ इज सी, बोथ 1 and 2। बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 329 ये बोल रहा है कि किसी भी तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। और दूसरी चीज़, एक बार कमीशन के ऑर्डर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के उसके सामने आ चुके हैं तो वो फाइनल है और उनको ऑल्टर या चेंज नहीं किया जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर्स राइट प्रिविलेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। राइट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है? पहला, कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मिलावट की जा रही है तो आप सैंपल्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं एज अ कंज्यूमर। सेकंड स्टेटमेंट, जब कंज्यूमर कोई कंप्लेन फाइल करता है तो उसे कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्री है एकदम ये फाइल जो कंप्लेन फाइलिंग की जा रही है कंज्यूमर पोर्टल पे या कंज्यूमर फोरम में। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो जो उनका लीगल हायर है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है कंज्यूमर फोरम में उस इंसान के बिहाफ पे जिसकी जिसकी जान जा चुकी है, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कंज्यूमर के पास पूरी ताकत है कि वो सैंपल्स ले सकता है फूड टेस्टिंग के लिए, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यहाँ आपको नॉमिनल फ़ी अप्लाई होती हुई दिख जाती है। राइट, और लास्ट, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो लीगल हायर उनके बिहाफ पे फाइल कर सकता है कंप्लेन, बिल्कुल सही बात है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया था, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। क्लियर है ये चीज़? तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है सी, दैट इज 1 and 3। मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, यस सी इज द करेक्ट आंसर 1 and 3। कंज्यूमर्स को एम्पावर किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 के अंदर कि वो फूड सैंपल्स ले सकते हैं और उनकी क्वालिटी के लिए उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। फ़ी ज़रूरी होती है, एक नॉमिनल फ़ी की ज़रूरत पड़ती है जब आप कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेन फाइल करते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर लीगल हायर अपने डिसीज्ड कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके खिलाफ उनके बिहाफ पे कंप्लेन भी फाइल कर सकता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 वाज इनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो एनजीटी बनाया गया 2010 के अंदर, इसे कौन से प्रोविजन से आप डायरेक्टली कनेक्टेड देख सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट राइट ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट कंस्ट्रूड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 के अंदर हमने राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट को राइट टू लाइफ का हिस्सा बना दिया है, क्या उसकी वजह से या उन प्रोविजंस को अप्लाई करता हुआ दिखता है ये एनजीटी? Second statement says provisions for grants for raising the level of administration in the scheduled areas and for the welfare of scheduled tribes under Article 275. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243 है। देखो एनजीटी डायरेक्टली आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस के जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन के लिए बनता हुआ दिखा था। ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जांपल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सजेस्ट किया था कि भाई आपको एक ऐसी अलग से कोर्ट बनानी चाहिए जो एनवायरमेंटल मैटर्स को टैकल कर सके, और जिसका मेन मोटिव था ये पहले स्टेटमेंट को कवर करना, जिससे एक हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके हमारे सिटीजन्स को। ये दोनों स्टेटमेंट आपको एनजीटी से रिलेटेड नहीं दिखते हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है दैट इज़ 1 ओनली। 10th का आंसर इज ओनली 1। एनजीटी को 2010 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। यह आर्टिकल 21 में जो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट है उन प्रोविजंस को गारंटी करने के लिए बनाया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रिब्यूनल, जिससे उन एप्लीकेशंस को डिस्पोज किया जा सके जल्दी से जल्दी विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग, और वो पड़े ना रहें कोर्ट में। ये जो ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, और इस ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 323B। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इन द एरियाज कवर्ड अंडर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, मतलब पीसा एक्ट ऑफ 1996 के अंदर ग्राम सभा के हाथ में क्या क्या पावर दी गई हैं? क्या ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज? Second statement says Gram Sabha has the ownership of minor forest produce. Third statement says the recommendation of the Gram Sabha is required for granting prospecting license or mining lease for any mineral in the scheduled areas. देखो याद रखना, पैसा बना ही इसलिए था कि जिससे जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, CA है,
उसका बेटर एप्लीकेशन अगर शेड्यूल्ड एरियाज़ में मुझे करना है तो वो जनरल पर्सपेक्टिव से नहीं हो सकता, आपके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। और इस पीसा एक्ट को 1996 में इसी वजह से लाया गया था जिससे शेड्यूल्ड एरिया के अंदर भी लोकल गवर्नेंस को इन्फ्यूज़ किया जा सके। लेकिन उस टाइम पे ग्राम सभा को मेजोरिटी ऑफ द पावर, बहुत पावरफुल होती है ग्राम सभा व्हेन इट कम्स टू पीसा एक्ट। और ये तीनों जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तीनों ही पावर हैं ग्राम सभा के पास जब हम बात करते हैं पीसा एक्ट के अंदर। कोई भी किसी से अगर ज़मीन छीननी है शेड्यूल्ड एरिया में तो ग्राम सभा के पास पावर है, वो उसे रोक सकती है। दूसरी चीज़, कोई भी अगर एक पत्ता भी उठाना है अगर आपको शेड्यूल्ड एरिया से तो आपको ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो पूरा कंट्रोल है, ओनरशिप ऑफ ग्राम सभा के पास है। और दूसरी चीज़, जब भी कोई माइनिंग लीज या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसिंग करनी है आपको उस रीजन के अंदर किसी मिनरल का एक्सट्रैक्शन करना है, तब भी आपको शेड्यूल्ड एरियाज़ में ग्राम सभा की परमिशन की ज़रूरत होती है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। 11th का आंसर हो जाता है डी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। ये आपके सामने सॉल्यूशन दे रखा है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस लिए किया गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और एक बार इसे पढ़ भी सकते हैं। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आपको पहचानना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इसमें बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 months। इस टाइम पे पीएम बनाया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो एमपी हो, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उसे एमपी बनना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट बोली जा रही है पहली। इसमें बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक हाउस का मेंबर हो, बट उसे लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा अगले 6 महीने के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि उसे किसी ना किसी एक हाउस का तो मेंबर बनना ही पड़ेगा। या फिर चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। देखो, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो एमपी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एमपी हो जिस टाइम पे उसे पीएम चुना गया है, लेकिन नेक्स्ट 6 months के अंदर उसको एमपी बनना पड़ेगा। और हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस नहीं है, हमारे यहाँ पीएम राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी आ सकता है, अनलाइक यूके जहाँ केवल लोअर हाउस से ही आपको पीएम आते हुए दिखते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें गलत होते हुए दिखते हैं। जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट आता हुआ दिखता है दैट इज 12th का ए, कि नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 months। राइट, तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाता है ए। ये कहाँ किस पे बेस्ड है? ये आर्टिकल 75 में आपको प्रोविजन देखने को मिल जाता है, लेकिन जिसमें लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर पीएम को इलेक्शन सिक्योर करने पड़ेंगे और कोई ना कोई एक हाउस में, इधर लोकसभा और राज्यसभा में, अपनी मेंबरशिप क्लेम करनी पड़ेगी। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट 2012 क्वेश्चंस। मिलता हूं आपको 2013 की सीरीज़ के साथ और हम ये सीरीज़ लेकर जाएंगे 2024 तक। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलिटी के अंदर माइनर मिस्टेक्स ना करके आएँ, ह्यूमन एरर ना करके आएँ, तो इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें, खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इन क्वेश्चंस को, और डू लेट मी नो कि आपने कितना स्कोर किया, कितना कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो। डन फॉर द डे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज चहल अकेडमी। हैव अ गुड डे गाइस।